बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम देखेंगे कि वर्क एक्चुअली होता क्या है। हम जो डेली लाइफ में वर्क करते हैं और जो फिज़िक्स की सेंस में जो वर्क है उसमें क्या फ़र्क है। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है बुक पे वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। टॉपिक नंबर 4.1 है। अब इस टॉपिक की जो आउटलाइंस होंगी, जो हम इस टॉपिक के अंदर चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनमें क्या क्या होगा। उसमें ये होगा कि व्हाट इज़ वर्क, वर्क क्या है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क कब होता है, वर्क की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी कुछ अगर मेरे से शायद मिस हो गया हो, लेकिन वो लेक्चर के दौरान कवर हो जाएगा। तो ये टॉपिक याद रखें, एक शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है। इसमें से ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आज इस वीडियो में हम सारे कवर करेंगे। तो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वर्क। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आप आटा गूंद रहे हो, अगर आप फीमेल हैं या अगर आप मेल हैं, तो आप कोई भारी चीज़ उठाकर जा रहे हो, लेकिन आपको कोई बंदा कहे यार आपने कोई काम ही नहीं किया, आप तो बिल्कुल फारिग हैं, तो आपको बुरा फील होगा कि मैं इतना भारी चीज़ उठा के आया हूँ, या मैंने आटा गूंदा इतना ज़्यादा और ये मुझे कह रहा है कि आपने कुछ काम भी नहीं किया। लेकिन फिजिक्स कहती है कि आपने कोई वर्क नहीं किया। फिजिक्स ऐसा क्यों कहती है वो हम अभी देखते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये डायग्राम जो बुक पे बनी हुई है ये कंसीडर करना होगी। ये देखें, ये बुक है हमारी, टेक्स्ट बुक पे ये डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम को अगर आप देखें, हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, किसी पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इस ब्लॉक पे क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब फोर्स लगाने से ना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और ये किसी और पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। लेट उस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। अब आप जनरली हम ये देखते हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में कवर होना चाहिए। लेकिन यहाँ फोर्स तो यूं करके लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस में कवर हो रहा है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो इस सूरत में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में कवर नहीं हो रहा। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो फोर्स है हमारी, इसको जो है इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जब वर्क होता है ना, तो वर्क के लिए हमने ये देखना होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ना फोर्स लगाने से, वो किस वजह से हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक होगा एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट एफ एक्स और दूसरा होगा वाई के लॉन्ग कंपोनेंट एफ वाई। तो आप देखें फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट वो होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वजह से है। तो वर्क की जो फिजिक्स के मुताबिक जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो अब आप लिख लें। तो ये वर्क की डेफिनेशन है, ये आप साथ साथ लिख भी लें। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। मतलब वर्क जो है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई कराना किस किस को, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म डिस्प्लेसमेंट की, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट था फोर्स का, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते होते हैं, डी इंटू, अब एफ एक्स है तो हम लिखेंगे इसको एक्स के साथ कॉस थीटा आता है, तो एफ कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूं लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा यह क्या है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। इसको अब इस तरह भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यूं, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वर्क की डेफिनेशन और ये वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म हमारी हो गई। उसके बाद अगर हम वर्क के एस आई यूनिट की बात कर लें, वर्क का एस आई यूनिट अब यहीं से निकाला जा सकता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम दूसरे अल्फाज में जॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्क का यूनिट जॉल है जो कि न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अब अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें, डायमेंशन पहले चैप्टर में मैंने बड़ी डिटेल से टॉपिक पढ़ाया था डायमेंशन का, ठीक है।
तो डायमेंशन वर्क की क्या हो जाएगी, अब देखिए इसका जो फार्मूला है ना वो है एफ डॉट डी। अब फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, और एम के साथ ए, एम ए होता है ना, ए एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर लेंथ हो गया, सेकंड टाइम पर सेकंड स्क्वायर है तो टी माइनस टू पर डाल देंगे, ये फोर्स की डायमेंशन। और साथ में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, मीटर के लिए कैपिटल एल डायमेंशन होती है, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन भी आ गई, वर्क की डायमेंशन भी आ गई, साथ यूनिट भी आ गया, वर्क की डेफिनेशन भी आ गई, वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म भी आ गई। तुम्हारी काफी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं अब तक। अच्छा, उसके बाद वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये भी लिख लें, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया, ये एक और पॉइंट आ गया हमारा वर्क के बारे में। अच्छा, अब उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक का नेम है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब वर्क के लिए कांस्टेंट फोर्स का होना क्यों जरूरी है, अब ये जरा डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क के लिए फोर्स का कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है। देखिए, हम जब ये फार्मूला लगा के W इज इक्वल टू एफ डॉट डी फार्मूला लगा के वर्क कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें ये चीज हमने देखना होती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लग रही है वो कितने टाइम के लिए लग रही है, कितने ड्यूरेशन के लिए लग रही है। ठीक है, अब उस पूरे ड्यूरेशन में जो फोर्स है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब फोर्स चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर की उसमें भी अगर हम देखें, ये देखें ये फोर्स लग रही है और साथ में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ठीक है, अब जो वर्क है अपने कैलकुलेट करना है ना, वर्क के लिए आपको फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स नहीं लग रही, वर्क नहीं होगा। या फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, उस सूरत में भी वर्क नहीं होगा। तो वर्क होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मौजूद होने चाहिए, और जितने टाइम के लिए फोर्स लग रही है उतने टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट भी साथ साथ कवर होना चाहिए, और फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं अपने ए से बी जाना है, यहाँ तक जो है आधे रास्ते में फोर्स 2 न्यूटन हो, आगे 3 न्यूटन आ जाती है, तो आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं आएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी फार्मूले के मुताबिक वो आप, अब डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर है, शुरू में फोर्स 2 न्यूटन है, बाद में 3 होगी है, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कि 3 से कराएंगे, तो मसला बन जाएगा। तो इसलिए जो वर्क कैलकुलेट करना है आपने जिस इंटरवल के लिए, दैट ये हमारा इंटरवल है, हमने ए से लेके बी तक जाना है इस ब्लॉक को लेके, तो इस पूरे इंटरवल के दौरान हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी साथ साथ उस तरह कवर होता रहना चाहिए। फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास वर्क का एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो ये तो हो गया कि भाई फोर्स का कांस्टेंट होना जरूरी है जब आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी इंटरवल का। अब जैसा कि हमारे अब उसके बाद डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमारे ये चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है। अगर हम ये देखें तो देखिए, जब हम किसी बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं ना, बेसिकली हम उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उसकी एनर्जी में चेंज ला रहे होते हैं। ठीक है, या उसकी एनर्जी कम कर रहे होते हैं या उसकी एनर्जी को ज्यादा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई लेट कोई स्प्रिंग है, अगर हम उस स्प्रिंग को कंप्रेस करवा दें, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, तो हमने उसकी एनर्जी को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना, वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा से जाने लग जाएगा। ठीक है, मतलब जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी वो उसको यूज करेगा और फिर वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्क बेसिकली जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जा रहा होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो वर्क के लिए आप एक साइड पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लें, वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आगे फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर ऑब्जेक्ट, ये आप खुद लिख लें। और इसकी आप हेडिंग भी बना सकते हैं, क्या हेडिंग बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी बना लें, ये वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, ये वर्क की डायमेंशन है, ऐसा यूनिट, बाकी डेफिनेशन वो तो आप हेडिंग खुद बना लेंगे ना, बाकी हेडिंग्स वगैरह तो बना ही लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी जो है वो सेम टर्म है, इनके यूनिट सेम है।
अब हम वर्क है ना कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जिसमें पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, जीरो वर्क है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क क्या है। पॉजिटिव वर्क को समझने के लिए आप ना एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। ये एम एस की बॉडी है कोई, इस पे ना आपने एक ना फोर्स लगा दिया एफ। ठीक है, अब इस फोर्स लगाने से ना इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना वो सेम उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की उसने डिस्प्लेसमेंट किया कवर किया ना वो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो अगर आप देखें दोनों सूरतों में, इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल हो तो एंगल कितना होता है, हमने पढ़ा हुआ है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप वर्क का फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो आप एक स्टेप बढ़ा लें, एफ कॉस थीटा लिखें पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप में थीटा की वैल्यू पुट करें कॉस जीरो। अब हमें पता है कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास देखिए कॉस जीरो 1 आ जाएगा, तो एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1 एफ डी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क आ जाएगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो उस सूरत में वर्क जो है वो पॉजिटिव होता है और मैक्सिमम होता है। या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा लेस देन 90 है, थीटा 90 से कम हो, तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात हमारी बुक पे भी लिखी हुई है पॉइंट ये। ये देखें, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी हो गया, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री वर्क डन एंड इट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। तो ये पॉजिटिव वर्क होता है जब भी थीटा लेस देन 90 हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो अब अगर पॉजिटिव वर्क आए, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, तो आपने कहना है इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, देन वर्क इज पॉजिटिव। और यूं डिराइव करके पॉजिटिव दिखा भी देना है। और एग्जांपल भी दे देनी है, पुशिंग अ ग्रोसरी कार्ट फॉरवर्ड। ये बड़े जो स्टोर होते हैं ना, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह होते हैं, जिसमें लोग सामान वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो उसको वो वहाँ पे उनको एक ग्रोसरी कार्ट दे दिया जाता है जिसमें वो सारा सामान डाल के उसको यूं करके धकेलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स भी फॉरवर्ड लग रही होती है, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड होता है, तो एंगल उनके दरमियान क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, पैरेलल हो जाएंगी दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वो आप उसकी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाली है वर्क नेगेटिव कब होगा। नेगेटिव वर्क, उसमें नेगेटिव वर्क उस वक्त होगा अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो। तो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है फिर हमारा वर्क नेगेटिव होगा। मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन यू है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यूं है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस दौरान एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ वेक्टर भी डाल लें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 होता है -1। ठीक है, तो माइनस एफ डी आ जाएगा। तो अगर ग्रेटर देन 90 हो तो वर्क होता है नेगेटिव। और इसकी भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। इसकी एग्जांपल है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हमारा वर्क होता है वो नेगेटिव वर्क होता है। अब देखिए जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं यूं करके अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, अब हम लेट इसको ऊपर फेंकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, और देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर हो रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। अब डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर कवर होगा, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर होगा लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें हमेशा डाउनवर्ड लगेगी। तो आपस में एंटी पैरेलल हो जाएंगे, cos 180 बनेगा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कैन बी कंसीडर्ड एज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। उसके बाद तीसरा केस है नो वर्क या जीरो वर्क। अगर तो थीटा 90 के इक्वल हो जाए तो फिर जीरो वर्क होगा। ठीक है, एफ डी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, एफ डी इंटू जीरो, तो वहां पर वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री हो तो उस सूरत में जो हमारा वर्क है वो जीरो होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ फोर्स लग रही है, आप उसमें परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब इसकी एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। अगर आप
बाल्टी को उठा लें। अब देखिए जब आप ये बाल्टी को उठाएंगे, बाल्टी के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं ना, हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। बाल्टी पे फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, पानी की भरी हुई बाल्टी को आपने उठा लिया और आप आगे मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव करी जा रहे हैं। तो आप देखें, आप बाल्टी उठा के जा रहे हैं, आप बड़ी अपनी तरफ से तो बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स कहती है आपने कोई काम नहीं किया। 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ठीक है। इस तरह मुझे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी आटा गूंदने वाली। अब आटा गूंदते हुए भी चूंकि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा होता, तो इसलिए फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो वर्क की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दोनों चीजें नहीं है। डिस्प्लेसमेंट उस सूरत में नहीं होता, तो इसलिए आटा गूंदना भी कोई काम नहीं है। इसी तरह अगर आप कोई बहुत ही भारी चीज उठा के एक ही जगह पे खड़े हैं, मूव नहीं कर रहे, तो उस सूरत में फोर्स लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर चूंकि नहीं हो रहा, इसलिए वो भी वर्क जीरो होगा। स्टार्ट में मैंने ये दोनों एग्जांपल दी थी, तो अब वो आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव वर्क की, पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल तो होगी, इसकी एग्जांपल अब ये दे दें, वर्क डन ऑन पेल। बाल्टी के ऊपर जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। वर्क डन, ये मैंने ऑन लिखना था, वर्क डन ऑन पेल, ठीक है। ये एग्जांपल होगी जीरो वर्क की। उसके बाद हमारी बुक पे ना ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये एक वॉल है, इसके ऊपर एक ये लड़का है फोर्स लगा रहा है। तो ये सवाल आ सकता है, वाई वर्क डन ऑन द वॉल इज जीरो। अब वॉल के ऊपर फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन दीवार तो कभी नहीं हिलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ वर्क नहीं होगा, बिकॉज इन केस ऑफ वॉल देर इज नो डिस्प्लेसमेंट कवर, सो वर्क जीरो। तो ये चलें, ये भी मैं मैथमेटिकल कर देता हूँ। तो आप लिख लेंगे, हेडिंग दे देंगे वर्क डन ऑन द वॉल, ठीक है। तो आप लिखिए वर्क डन ऑन द वॉल इज जीरो बिकॉज बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देर इज नो डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एफ डॉट डी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसलिए वर्क जीरो। उसके बाद है कि वर्क डिपेंड किस किस पे करता है, ठीक है, ये भी एक मिस हुआ है मेरे से। वर्क डिपेंड करता है, देखिए फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो एक फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और तीसरी चीज क्या है, एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, एंगल बिटवीन, आगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपने खुद लिख लेना, ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अब एक चीज रह गई है हमारी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। वर्क का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं, मतलब W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, जो हमारा वर्क है, तो ग्राफ बनाएं, तो फोर्स जो है आपने लेनी होती है वाई एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद एक्सिस पे हम लेते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में, उस सूरत में तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाते हैं। लेकिन अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसे कि आज के टॉपिक जो मैंने स्टार्ट में डायग्राम समझाई है ना, उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं थी, लेकिन फोर्स का एक कंपोनेंट कौन सा था, एफ कोस थीटा, वो उसकी डायरेक्शन में था, ठीक है। तो फिर हम एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है, फिर एफ और डी के दरमियान ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब चूंकि कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही थी, हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है ना, तो लेट कोई फोर्स कांस्टेंट है, लेट यहाँ पे कोई 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, वो एक्ट कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, तो ये 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। इस सूरत में हम देखें, हमारी जो ग्राफ बना है ना, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वर्क का जो ग्राफ है वो, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे ऐड कर रही है किसी इंटरवल के लिए, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसको हम अगर हम शेड कर दें, कंप्लीट करके शेड करें, तो हमारे पास ये देखें, ये क्या बनती है, रेक्टेंगल बनती है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मतलब हमारे पास आ जाएगा एफ डी, मतलब एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। हमें जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है ना कर्व का, वो हमें वर्क डन देता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बना के आप नीचे लिख दें, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। तो हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें सारी चीजें जो थी मैंने सारी कवर कर ली हैं, बुक में जो जो मेंशन थी, ये सारा आप ऐसे ही लिख लें जैसे जैसे मैंने आपको समझाया, इस तरह लेक्चर को आप नोट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पहले लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।